बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटम नंबर है क्या, उसकी कितनी टाइप्स हैं और ये किस चीज़ के बारे में बताएंगे हमें। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्वांटम नंबर हैं क्या। क्वांटम नंबर, हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो क्वांटम नंबर है ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे हम इसमें। किसके बारे में स्टडी करेंगे बच्चे? हम इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉन के आप शेल को स्टडी करेंगे, आप उसके सब शेल को स्टडी करेंगे, आप उसके ऑर्बिटल को स्टडी करेंगे। इसके अलावा ये हो गया, या आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में हमें बताते हैं। शेल, ऑर्बिट या ये जितनी भी चीज़ें, ये उसके हमें एनर्जी के बारे में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो इन क्वांटम नंबर हैं क्या? बेसिकली जो हाइड्रोजन एटम है ना, इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो बहुत इसके नतीजे में हमें बहुत सारे मैथमेटिकल सॉल्यूशन मिलती हैं या मैथमेटिकल वैल्यूज़ ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं जो मैथमेटिकल वैल्यूज़ की फॉर्म में होते हैं। उन्हीं की मदद से फिर आगे हम उनके इलेक्ट्रॉन की शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, लोकेशन, एनर्जी, किसी भी चीज़ के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। उनको फिर हम क्या नाम देते हैं बच्चे? क्वांटम नंबर्स का। क्या नाम देते हैं? क्वांटम नंबर्स का। तो सबसे पहले हम इनकी देख लेते हैं टाइप्स। इनकी टाइप्स कितनी है क्वांटम नंबर की बच्चे? जो टाइप्स हैं ना, ये 4 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं बच्चे? 4 टाइप्स। फर्स्ट वन का क्या नाम है जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे का क्या नाम है बच्चे? एजीम्यूथल, या इसको हम कहेंगे बच्चे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तीसरे जो हम इसमें स्टडी करेंगे वो क्या होगा बच्चे? वो आपका होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और नंबर 4 पे जो हम इसमें स्टडी करेंगे वो आपका होगा बच्चे स्पिन क्वांटम नंबर। अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो आपका क्या है बच्चे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है बच्चे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके अलावा ये भी जहन में रख लें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका शेल या ऑर्बिट के बारे में स्टडी करेगा। जो एजीम्यूथल, जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, ये आपका किससे रिलेटेड है बच्चे? सब शेल से। अभी हम फर्दर इसकी स्टडी करेंगे कि ये सब शेल क्या होते हैं, शेल क्या होते हैं। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना बच्चे, ये आपका स्टडी करेगा ऑर्बिटल के बारे में। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये बताएगा इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, वो मूवमेंट है, वो किस तरह है। 2 तरह की बताएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना बच्चे? तो अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हम किसके बारे में स्टडी करेंगे बच्चे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है ना बच्चे? अब देखें बच्चे, जो कोई भी हमारे पास एटम है, उसमें होती हैं बच्चे 3 चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और तीसरे नंबर पे उसमें हम क्या कहते हैं बच्चे? न्यूट्रॉन। अभी जब हम जो क्वांटम नंबर की स्टडी कर रहे हैं ना, तो क्वांटम नंबर में सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेंगे बच्चे? इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये क्या करते हैं बच्चे? न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में, किस में बच्चे? सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द जिन सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं बच्चे? रिवॉल्व कर रहे हैं। उन्हीं सर्कुलर पाथ का हम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? या तो बच्चे हम उसको नाम देंगे शेल का, या उसको हम क्या नाम देंगे बच्चे? ऑर्बिट का, या उसको हम नाम देंगे एनर्जी लेवल का,
या फिर हम उसको क्या नाम देंगे बच्चे, सब शेल का, या फिर हम उसको क्या नाम देंगे, ऑर्बिटल का। यानी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिन गोल गोल रास्तों में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उन रास्तों का नाम क्या है, शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, सब शेल, या फिर हम उसको क्या नाम देंगे बच्चे, ऑर्बिटल का नाम देंगे। ये तरतीब से ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है ना बच्चे। तो अगर हम थोड़ा सा इसको मज़ीद वजाहत से देखें, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब ये देखें, या तो हम इसको कहेंगे बच्चे शेल, या फिर हम इसको कहेंगे ऑर्बिट। दूसरा ऑप्शन ये है बच्चे, या तो आप इसको कहें सब शेल, या फिर आप इसको क्या नाम देंगे, ऑर्बिटल। यानी शेल और ऑर्बिट एक ही चीज़ है। शेल और ऑर्बिट आपके पास क्या है, एक ही चीज़ है। जब किसी एटम के शेल या ऑर्बिट की बात करेंगे ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी बच्चे, वो होगी टू डायमेंशनल। वो क्या होगी मूवमेंट, टू डायमेंशनल। ये भी समझा देता हूँ टू डायमेंशनल क्या होती है। जब आप इलेक्ट्रॉन को सब शेल या ऑर्बिटल में स्टडी करेंगे, किस में स्टडी करेंगे, सब शेल या फिर किस में स्टडी करेंगे, ऑर्बिटल में, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की बच्चे मूवमेंट होगी वो क्या होगी, थ्री डायमेंशनल। वो क्या होगी, थ्री डायमेंशनल। अगर वो आपसे डेफिनेशन पूछ ले, डिफाइन शेल, डिफाइन ऑर्बिट, डिफाइन सब शेल, डिफाइन ऑर्बिटल, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन होगी बच्चे द hypothetical pathway around the nucleus of an atom in which probability of electron finding is मैक्सिमम, या इसको बुक में लिखा होता है 95%, या फिर क्या लिखा होता है बच्चे, मैक्सिमम, कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो फर्जी रास्ता जिसमें हम सपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, रिवॉल्व कर रहे हैं, उस रास्ते को हम क्या नाम देंगे, शेल का, ऑर्बिट का, सब शेल का, या ऑर्बिटल का। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अगर हम शेल या ऑर्बिट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की उसमें मूवमेंट क्या होगी, टू डायमेंशनल। ये टू डायमेंशनल क्या है ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। अगर हम बात करेंगे बच्चे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की सब शेल या ऑर्बिटल की, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो कौन सी होगी बच्चे, थ्री डायमेंशनल। कौन सी मूवमेंट होगी, थ्री डायमेंशनल। अब 2D और 3D स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें बच्चे, किसी भी चीज़ की बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें होती है, उसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है, और तीसरे नंबर पे उसमें क्या होती है बच्चे, हाइट होती है। तो जब आप इस तीनों चीज़ों को, किसी भी चीज़ को अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो उसका जो आपको जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है बच्चे, 3D स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये देखें, ये आपको बोर्ड मार्कर नज़र आ रहा है ना, ये देखें आपको हर तरह से ये बोर्ड मार्कर नज़र आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इसमें हर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, वाज़ेह नज़र आ रही है। बोर्ड मार्कर हो गया, या ये आपको ये जो डस्टर नज़र आ रहा है, यहाँ तक कि अगर मैं भी आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, तो आप भी मेरा पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चे, 3D स्ट्रक्चर। अगर मैं कहूँ बच्चे, इस बोर्ड मार्कर को आप क्या करें, इस बोर्ड के ऊपर ड्रा करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लेंगे, इस तरह से लाइन लगा लेंगे। मैं कहता हूँ इस डस्टर को इस बोर्ड के ऊपर ड्रा करने की कोशिश करें। ये देखें, ये आपको डस्टर नज़र तो आ रहा है, लेकिन अगर आप इसकी ये शेप बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यानी वो स्ट्रक्चर जिसके आप हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, वो स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, 3D स्ट्रक्चर। अब अगर आपको मैं कहूँ कि 3D स्ट्रक्चर, इस डस्टर को बोर्ड पे ड्रा करने की कोशिश करो, मतलब आप क्या करेंगे, उसकी लेंथ भी ड्रा करेंगे, आप उसकी विड्थ भी ड्रा करने की कोशिश करेंगे, आप उसकी हाइट भी ड्रा करने की कोशिश करेंगे। अब लेंथ विड्थ और हाइट को आप इस बोर्ड मार्कर पे ड्रा नहीं कर सकते। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर हम सहारा लेते हैं 3D स्ट्रक्चर को, फिर हम एक प्लेन से ज़ाहिर करते हैं जिसको आप कहते हैं एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जी एक्सेस। ये देखें, फिर हम इस 3D स्ट्रक्चर को यूं ड्रा करने की कोशिश करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है बच्चे?
मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके पास है एटम, ये सारे का सारा क्या है बच्चे एटम। लेट सपोज आपको ये वाज़ेह नज़र आ रहा है। अब अगर आपको मैं कहूँ बच्चे इस एटम में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहा है। अब उसकी जो उसके अंदर जो मूवमेंट है वो लेट सपोज आप ज़हरी तौर पर तो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ वही मूवमेंट आप इधर बोर्ड पे ड्रा करने की कोशिश करेंगे, आप ड्रा नहीं कर सकते। फिर आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके अंदर जो शेल जहाँ वो पाया जाता है लेंथ विड्थ और हाइट को, तो फिर आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है और इस एरिया में भी मूव कर सकता है। यानी आपने उसके एरिया को नाम दिया एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। हो सकता है ये उसकी लेंथ हो, ये उसकी विड्थ हो उस स्ट्रक्चर की, ये उसकी क्या हो बच्चे हाइट हो। अब हम क्योंकि उसको बोर्ड पे तो ड्रा नहीं कर सकते थे, तो फिर उसी 3D स्ट्रक्चर को हमने प्लेन का नाम दिया एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस। ये आपके पास क्या होते हैं 3D स्ट्रक्चर। अब कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं जिनको आप बोर्ड पे ड्रा कर सकते हैं, वो हम मिसाल के तौर पर एक बॉक्स बना लेते हैं। अब ये देखें, ये मैं 3D स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चे। ये देखें, ये देखें पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है बोर्ड पे। यानी आपकी इसकी लेंथ भी नज़र आ रही है, विड्थ भी नज़र आ रही है, हाइट भी नज़र आ रही है। तो ये बच्चे आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है 3D। इसी को अगर मैं 2D में कन्वर्ट करना चाहूँ, अब इसमें देखिएगा, ये देखें इसका फ्रंट पार्ट है तो बैक पार्ट नहीं है, राइट पोर्शन है तो लेफ्ट नहीं है, अपर पार्ट है तो लोअर पार्ट नहीं है, एक ना एक डायमेंशन इसमें स्किप है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चे 2D। अब इस बॉक्स का तो 3D स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि शेल जो है आपके पास या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घूम रहा है उसका 3D स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाएं, तो आप वो स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मैं आपको कहूँ कि ये जो बोर्ड मार्कर है ना, बोर्ड मार्कर, इसका 3D स्ट्रक्चर मुझे बनाकर दिखाओ, इसका भी आप 3D स्ट्रक्चर नहीं शो कर सकते। तो फिर इसके लिए हम क्या सहारा लेते हैं, हम उनके स्ट्रक्चर को 3D को यूँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, इसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सेस, इसको आप नाम दे दें लेट्स सपोज वाई एक्सेस, इसको आप क्या नाम देंगे जेड एक्सेस। अब हमने कोशिश की है 3D स्ट्रक्चर को इसके ऊपर ड्रा करने की, बात समझ आ गई। तो ये तो होता है 3D स्ट्रक्चर और ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है बच्चे 2D स्ट्रक्चर। अभी जो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एटम के 2D स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करेगा। हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है बच्चे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना बच्चे, ये आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, शेल या ऑर्बिट के बारे में। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो कौन सी मूवमेंट होती है बच्चे 2D। मिसाल के तौर पर इसको फिर रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n। यानी जब मैं n की बात करूंगा वो शेल या ऑर्बिट की बात भी हो रही होगी। और n की वैल्यू किस से स्टार्ट होती है, ये वैल्यू बच्चे स्टार्ट होती है 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक। ये वैल्यू कहाँ तक चली जाएगी, इन्फिनिटी तक। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ये हमारे पास है बच्चे न्यूक्लियस। ये देखें, ये पहला सर्कुलर पाथ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये हमारे पास क्या है बच्चे चौथा। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो आपको सर्कुलर पाथ नज़र आ रहे हैं, ये सर्कुलर पाथ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, ये सर्कुलर पाथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। अब न्यूक्लियस के गिर्द ये जो आपको पहला सर्कुलर पाथ नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहेंगे बच्चे n=1। दूसरा सर्कुलर पाथ नज़र आ रहा है, इसको हम कहेंगे n=2। तीसरे सर्कुलर पाथ को हम क्या कहेंगे n=3। चौथे सर्कुलर पाथ को हम क्या कहेंगे n=4। अगर आप ये जो इलेक्ट्रॉन ये जिस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिन गोल गोल रास्तों में क्या कर रहे हैं, घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसको आप शेल का नाम दे रहे हो या फिर क्या नाम दे रहे हो, ऑर्बिट का नाम दे रहे हो। यानी जो फर्स्ट शेल होगा क्या होगा बच्चे, फर्स्ट शेल, उसको आप कह सकते हैं n=1।
n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट शेल, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो पहला रास्ता आपको नज़र आ रहा है ना, फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट, उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1। ये देखें, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड शेल। अगर आप वैसे इसको रिप्रेजेंट करना चाहें फर्स्ट शेल को के शेल भी कह सकते हैं आप, नो इशू, या आप इसको के शेल कह दें या खाली क्या कह दें, n इज इक्वल टू 1, सेकंड शेल अगर आपके पास सेकंड शेल या सेकंड ऑर्बिट, तो इसके लिए आप n की वैल्यू क्या कहोगे, 2। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2। अगर वैसे कोई नाम देना चाहें तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, एल शेल। क्या कहेंगे बच्चे, एल शेल। तीसरे शेल पे आ जाए, थर्ड शेल, इसके लिए बच्चे n की वैल्यू क्या होगी, 3। इसको बच्चे आप क्या नाम देंगे, एम शेल। क्या नाम देंगे बच्चे, एम शेल। इसी तरह जो चौथा शेल है, फोर्थ शेल, उसके लिए n की वैल्यू 4 होगी, इसको आप क्या कहेंगे, एन शेल। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन, ओ, पी, क्यू, ये इस तरह शेल है इन्फिनिटी तक। के लिए n की वैल्यू 1, एल के लिए 2, एम 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी। ये किसको रिप्रेजेंट करे बच्चे, n को रिप्रेजेंट करें। किसको रिप्रेजेंट करें, n को। यानी ये जो n लिखा हुआ है, n1 ये कौन सा शेल है, के शेल, n2 कौन सा शेल है, l शेल, n3 कौन सा शेल है, m शेल, n4 कौन सा शेल है बच्चे, n शेल। अब इन शेल में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा इन इलेक्ट्रॉन की तादाद फिक्स्ड है, कोई ना कोई रूल तो होगा बच्चे। उस रूल का नाम है बच्चे 2n² रूल। कौन सा रूल है बच्चे, 2n² रूल। इसको भी हम स्टडी कर रहे थे कि 2n² रूल क्या कहता है, ठीक है ना बच्चे। क्या है बच्चे, 2n² रूल। ये रूल है क्या, ये इट इज यूज्ड टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है बच्चे, शेल, या फिर इसका मतलब क्या होता है, ऑर्बिट। शेल या ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आपने कहा, उसके अंदर जो टोटल उसकी जो नंबर है उसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं बच्चे, 2n² रूल। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें बच्चे फर्स्ट शेल की, फर्स्ट शेल, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, के शेल, तो इसके लिए फिर क्या होगा बच्चे, n की वैल्यू 1। तो इसके लिए जो रूल होगा 2n² रूल। अब देखें, फर्स्ट शेल या के शेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1। 2n की जगह 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो के शेल में या फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में आ जाएं, सेकंड शेल, या फिर आप इसको कहेंगे एल शेल, सेकंड शेल है ना, तो इसके लिए बच्चे n की वैल्यू क्या होगी, 2। तो 2n² के अकॉर्डिंग 2 का 2, n की जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2, 8 इलेक्ट्रॉन। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप आ जाएं थर्ड शेल में, किस में आ जाएं बच्चे, थर्ड शेल। थर्ड शेल, या इसको हम क्या कहेंगे, एम शेल, नाम ही है ना। तो इसके लिए बच्चे n की वैल्यू क्या होगी, 3। तो 2n² रूल इधर भी अप्लाई करें, 2 का 2, n की जगह क्या लिखेंगे, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2, 18। कितने बचे, 18। मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं बच्चे, 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको एग्जांपल से समझा भी देता हूँ। उसके बाद आ जाएं फोर्थ शेल में, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, n शेल। इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 4, 2n², 2 का 2, 4 का स्क्वायर 16 एंड 32। फिफ्थ शेल में आ जाए, फिफ्थ में, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, ओ n के बाद होता है ओ शेल। इसके लिए बच्चे n की वैल्यू क्या लेंगे, 5। 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, 25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, 50 इलेक्ट्रॉन। अब जो आपके सिलेबस में हिस्सा हैं वो जस्ट 4 शेल हैं, यानी n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। आपके सिलेबस में जब इतनी तक डिस्कशन होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में k, l,
एम और एन शेल तक आपके सिलेबस का क्या है, ये पार्ट है। ठीक है ना बच्चे, ये भी होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आसान सा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये अगर हम इसको ड्रा करना चाहें, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे पास क्या है बच्चे, फोर्थ। तो ये है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, या तो फिर आप इसको कहें k शेल, l शेल, m शेल, और ये क्या बच्चे आपके पास n शेल है। तो k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन। l शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। m शेल में है 18 इलेक्ट्रॉन। आपने कितने रखने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। n शेल में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। अब इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन इससे पहले देख लें, जितना बच्चे n की वैल्यू लार्ज होगी उतना शेल की जो एनर्जी है, क्या है बच्चे, शेल की जो एनर्जी वो भी उतना क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है ना बच्चे, ये पॉइंट समझ आया है। जितना n की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होगा, और शेल की जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा। यानी एनर्जी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कम एनर्जी किसकी है बच्चे, k की है, उसके बाद किसकी है, l की, उसके बाद m की, उसके बाद किसकी एनर्जी है, n की। अगर इसको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में तरतीब दूँ, सबसे ज़्यादा n की एनर्जी, उसके बाद m की, उसके बाद l की, उसके बाद किसकी एनर्जी है, k की। ये आपने नोट करना है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें किसकी होगी, n की, दूसरे नंबर पे m की, तीसरे नंबर पे l की, चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, k की। या यूं कह लें सबसे कम एनर्जी k की, दूसरे नंबर पे l की, तीसरे नंबर पे m की, चौथे नंबर पे सबसे कम एनर्जी किसकी है बच्चे, n की। तो अब ये तो था इसके बारे में। अब हम ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इसको याद किस तरह करेंगे, लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद अगले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसको याद किस तरह करेंगे, नाम, मांग, अली से, पेंसिल, कलर। तो इसका एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद है बच्चे हमारे पास पोटाशियम 19, और उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम 20। ये सिंपली हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना बच्चे, तो पहले 20 एलिमेंट की काफ़ी है। तो आप आ जाए हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो सबसे पहला क्या होगा, न्यूक्लियस। देखें ना, पहला शेल जो फर्स्ट शेल है, क्या है बच्चे, फर्स्ट शेल। इसको आपने क्या नाम दिया था, k शेल। तो इलेक्ट्रॉन जो आपने फिल करने हैं ना, तो सबसे पहले k में रखोगे, उसके बाद l शेल में, उसके बाद m शेल, उसके बाद किस में रखोगे बच्चे, n शेल में। k के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1, l के लिए n की वैल्यू 2, m के लिए n की वैल्यू 3, n के लिए n की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 4 होगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हाइड्रोजन की। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, k में कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ आ रहा है बच्चे। लिथियम, इसमें क्या होगा, k में 2, 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन k में आ जाएंगे, बाकी बच जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, वो अगले शेल में आ जाएगा l में। अब l में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया था, इसी वजह से हमने कितने रखे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम, बेरिलियम में क्या होगा, k में 2, l में क्या होंगे 2। बोरान, k में 2, l में 3। कार्बन, k में 2, l में 4। नाइट्रोजन, k में 2, l में 5। ऑक्सीजन, k में 2, l में 6। फ्लोरीन, k में 2, l में 7। नियान, k में 2 और l में कितने होंगे, 8। अब रैंडमली कोई और एलिमेंट ले लें, फास्फोरस ले लें आप, 15। k में कितने होंगे बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन। 15 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, k शेल में, बाकी बच जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे, l शेल में, बाकी कितने बच जाएंगे बच्चे, 5 इलेक्ट्रॉन, वो चले जाएंगे आगे
एम शेल में। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम क्या है, शेल, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट। पोटाशियम में आ जाए, एटॉमिक नंबर है 19। अब देखें के में कितने रखोगे, 2, एल में रखोगे 8। 19 में से 2 इलेक्ट्रॉन के में आ गए, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए थे, 17। 17 में से 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए बचे, एल में। बाकी कितने बच गए, 9 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो कहते हैं एम में मैक्सिमम आ सकते हैं ना 18 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 10, 19 में से 10 इधर, वो क्या लिख देते हैं 9। ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको अभी समझाया है मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, आप कितने इलेक्ट्रॉन लिखोगे 8, तो इधर 9 की गलती नहीं करनी, इधर आपने क्या लिख देने बचे 8 इलेक्ट्रॉन। तो 19 में से बाकी बच जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये उसके एन शेल में आ जाएगा। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। इस तरह कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर है 20, के में होंगे 2, एल में 8, बाकी बच गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब एम में मैक्सिमम आ सकते हैं 18, आप कितने रखोगे 8। बेशक इधर 10 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, आप इधर कितने रखोगे 8। 8 और 16 2 18, एन में कितने होंगे 2। ये देखें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ब्रीफ डिस्कशन किसके बारे में थी बच्चे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।